नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने सबको चौंका दिया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के बिल्कुल तथ्यों के आधार पर हम एक हाई प्रोफाइल हत्या और उसके इर्द गिर्द घूमते राजनीतिक तनाव का विश्लेषण करेंगे। किसी भी जटिल मुद्दे को समझने के लिए जमीनी हकीकत जानना जरूरी है, तो आइए बिना किसी देरी के सीधे स्थापित तथ्यों से शुरुआत करते हैं। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 पहलुओं पर ध्यान देंगे। मध्यमग्राम की उस वारदात से लेकर एम्बुश के तरीके, वहां का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन और आखिर में पूरे इलाके में फैलती हिंसा। एक एक करके इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्यमग्राम की उस घटना की जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया। हुआ ये कि बुधवार की देर शाम उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम इलाके में एक बेहद संगीन घटना होती है। चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, ये कोई आम घटना नहीं थी। मध्यमग्राम जैसी व्यस्त जगह पर इस तरह का हमला, ये अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। अब यहाँ 10 से 12 का ये जो नंबर है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चंद्रनाथ रथ पिछले 10-12 सालों से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के काफी करीब रहे थे। और सच कहूं तो यही वो कनेक्शन है जो इस घटना को एक साधारण क्राइम से अलग बनाता है। एक इतना लंबा पॉलिटिकल एसोसिएशन इस पूरे मामले को रातों रात एक हाई प्रोफाइल केस में बदल देता है। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात जशोर रोड पर हुआ क्या था। चलिए इस एम्बुश को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस हमले का तरीका अगर देखें तो वो पूरी तरह से एक प्लान्ड अटैक नजर आता है। इसे 3 सटीक स्टेप्स में अंजाम दिया गया। पहले एक कार और बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी का पीछा करती हैं। फिर अचानक कार आगे आकर उनका रास्ता रोक लेती है और उसके तुरंत बाद बाइक सवार आते हैं और सीधे 4 राउंड फायरिंग कर देते हैं। इसमें चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। मतलब हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। गोली चलने के बाद चीजें कितनी तेजी से बदली, जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। 0 मिनट्स यानी घटना के तुरंत बाद उन्हें पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया, पर अफसोस उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ठीक 30 मिनट के अंदर पुलिस जशोर रोड पहुंचती है और उस हिस्से को पूरी तरह से सिक्योर कर लेती है। और सिर्फ 1 घंटे के भीतर पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी जाती है और हमलावरों की तलाश में आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का सघन अभियान शुरू हो जाता है। खैर, किसी भी ऐसी घटना को हम वहाँ के पॉलिटिकल माहौल से अलग करके नहीं देख सकते। तो आइए इसके पीछे के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। यहाँ हमें पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को थोड़ा समझना होगा। असल में होता क्या है कि जब चुनाव खत्म होते हैं तो उसके ठीक बाद होने वाली राजनीतिक झड़प और टारगेटेड अटैक्स को ही पोस्ट पोल वायलेंस कहा जाता है। बंगाल की इस स्थिति को गहराई से समझने के लिए ये बैकग्राउंड दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी सत्ता के समीकरण बदलते हैं ना, तो जमीन पर अक्सर ऐसी उथल पुथल देखने को मिलती है। और विधानसभा चुनावों में वहां सत्ता का समीकरण पूरी तरह से पलट गया था। डेटा के मुताबिक बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया। वहीं दूसरी तरफ 15 साल से सत्ता में बैठी टीएमसी को बाहर होना पड़ा। जरा सोचिए, इतने लंबे वक्त के बाद जब पावर शिफ्ट होती है तो ग्राउंड लेवल पर कितना भारी पोलराइजेशन और तनाव पैदा होता है। इस पूरे माहौल में एक बात जो सबसे ज्यादा गूंजती है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ भवानीपुर में चुनाव हरा दिया। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये दिखाता है कि उन दोनों पक्षों के बीच की पॉलिटिकल राइवलरी कितनी इंटेंस थी। एक ऐसी हाई स्टेक्स राजनीतिक लड़ाई जिसकी गर्मी आज भी साफ महसूस की जा सकती है। सत्ता परिवर्तन और इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद जाहिर है कि माहौल और गरमाया। तो अब देखते हैं इसके बाद हुए विरोध और आरोपों का सिलसिला। जैसे ही हत्या की खबर फैली, रिएक्शंस की एक पूरी चेन शुरू हो गई। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तुरंत हाईवे ब्लॉक कर दिया। उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी खुद हॉस्पिटल पहुंचे और मौत की आधिकारिक पुष्टि की। और उसके तुरंत बाद शुरू हुए गंभीर आरोप। बीजेपी नेताओं ने सीधा आरोप लगाया कि इस हत्या के पीछे टीएमसी का हाथ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सिर्फ रिपोर्ट्स और राजनीतिक दावों की बात कर रहे हैं, पर इन आरोपों से ये जरूर साफ हो जाता है कि उस वक्त वहाँ का माहौल कितना विस्फोटक था। अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि ये हत्या कोई अकेली घटना नहीं लगती। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हिंसा पूरे इलाके में फैल रही है।
साउथ 24 परगना के नारायणपुर और कैनिंग इलाके के इस घटनाक्रम को देखिए। हत्या से ठीक 24 घंटे पहले एक पंचायत प्रधान के ऑफिस से धारदार हथियार बरामद होते हैं। फिर बुधवार सुबह नारायणपुर के माखलतला इलाके में अचानक हालात बिगड़ते हैं और भारी हिंसक झड़पें शुरू हो जाती हैं। महज 2 घंटे के अंदर पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को वहां आकर बड़ी रेड करनी पड़ती है और संदिग्धों को हिरासत में लेना पड़ता है। अब इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आए वो थी नारायणपुर ग्राम पंचायत के प्रधान सलाउद्दीन सरदार के ऑफिस से इन हथियारों का मिलना। एक सरकारी दफ्तर से हथियारों का बरामद होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधा इशारा करता है कि शायद ये अशांति अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसके पीछे एक गहरी प्लानिंग थी और यही चीज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अथॉरिटीज पश्चिम बंगाल में इस चुनाव के बाद भड़क रही हिंसा की लहर को आखिर कैसे रोकेंगी? ये सिर्फ एक राज्य की स्थिरता का नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और डेमोक्रेसी का एक ऐसा मुद्दा है जिसका हल निकाला जाना अब बेहद जरूरी हो गया है। आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।